हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी निकल चुका है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, किस किस डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपका क्या यहाँ पे रखा गया है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आईबीपीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in यूआरएल में सर्च करके यहाँ पे आ जाना है। नहीं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए न्यू, क्लिक हियर टू विजिट व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर सीआरपी एसपीएल एक्सआई। ओके, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये है आपका जो वैकेंसी निकला है उसी के बारे में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आईबीपीएस की तरफ से। देखिए ये अभी ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। ओके, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या वैकेंसी निकाला गया है। आईटी ऑफिसर स्केल 1, सीरियल नंबर 2 में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सीरियल नंबर 3 में राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो ये जितना सारा पोस्ट है इनमें वैकेंसी निकल के आया है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हमारा क्या रखा गया है, वो हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, तो लगभग यहाँ पे इंडिया का हर एक बैंक यहाँ पे आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख लेना कि कितना सारा बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। और क्या है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कब से शुरू हो रहा है, 3/11/2021 यानी कि कल से शुरू हो रहा है। 23 नवंबर 2021 में खत्म होने वाला है, यानी कि 3 नवंबर 2021 से शुरू होने वाला है और 23 नवंबर 2021 में खत्म होने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है विदाउट एनी मिस्टेक, उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे लास्ट डेट है वही सेम डेट रखा गया है, 3 नवंबर 2021 से लेकर 23 नवंबर 2021 तक यहाँ पे एप्लीकेशन फी आप पेमेंट कर सकते हो। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक आप डाउनलोड कर सकते हो, दिसंबर 2021 से यहाँ पे आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसके लिए आप यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम वो कब तक होने वाला है, 26 दिसंबर। ओके, तो 26 दिसंबर में आपका यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। उसके बाद उसका रिजल्ट कब तक निकलने वाला है, जनवरी 2022 में इसका रिजल्ट निकलने वाला है। उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका जनवरी 2022 में रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका एग्जाम कब तक होगा, 30 जनवरी 2022 में इसका मेन का एग्जाम हो सकता है। समझ गए। और क्या क्या दिया गया, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। ओके, तो मेन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा वो कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फरवरी 2022 तक। और यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू। ओके, तो इंटरव्यू आपका कब तक होने वाला है, फरवरी 2022 में आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा उसका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। और फरवरी या फिर मार्च में आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका अप्रैल 2022 में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है कब क्या होने वाला है वो सब डेट यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जरूर याद रखना है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करना है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 23/11/2021 यानी कि 23 नवंबर 2021 के अंदर आपका ये सब क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होना चाहिए। समझ गए। कट ऑफ डेट यहाँ पे क्या माना गया है, 23 नवंबर 2021। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, आईटी ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो इसके लिए आपका मिनिमम एज 20 साल से आपको ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल, यानी कि 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है, 4 इयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, तो इन सब ब्रांच में अगर आप डिग्री इंजीनियरिंग किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, यहाँ पे जितना सारा ब्रांच दिया गया है ओके इन सब में किए हो देन आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। समझ गए। और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOESCC B लेवल देन आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो। समझ गए मेरे बात। तो चलिए अभी सेकंड नंबर पर चलते हैं, सीरियल नंबर 2 एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1। ओके, इसके लिए आपका मिनिमम एज 20 साल से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 30 साल से कम होना चाहिए। समझ गए। और यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है,
4 इयर्स डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे जितना सारा डिसिप्लिन दिया गया है, अगर इस डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है, 4 साल का ग्रेजुएशन है, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। समझ गए। और क्या है, राजभाषा अधिकारी स्केल 1। ओके, तो इसके लिए आपका मिनिमम एज वही सेम एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पास किए हो हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश, ओके, तो एंड हिंदी। ओके, तो यहाँ पे देखिए संस्कृत, इंग्लिश एंड हिंदी में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। समझ गए मेरा बात। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टाइम खराब ना हो, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्पीड बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफिसर के लिए आपका जो एज, लॉ ऑफिसर के लिए भी आपका एज क्राइटेरिया सेम वही रखा गया है। और यहाँ पे देखिए ये बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। ओके, तो अगर आपके पास LLB है, उसके साथ अगर आप यहाँ पे एडवोकेट एनरोल्ड किए हो, देन आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओके, और क्या है, सीरियल नंबर 5 HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो इसके लिए भी वही सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR HRD सोशल वर्क। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, उसके साथ अगर आपके पास पोस्ट 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट है इन सब डिसिप्लिन में, देन आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ओके, तो और क्या है लास्ट में, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो इसके लिए आपका मिनिमम एज 20 साल से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 30 साल से कम होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हो, साथ अगर आप 2 साल का MMS मार्केटिंग में किए हो, देन आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नहीं तो अगर आप यहाँ पे 2 साल का फुल टाइम MBA किए हो मार्केटिंग में, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नहीं तो आप यहाँ पे 2 साल का फुल टाइम PGDBA या फिर PGDBM या फिर PGPM या फिर PGDM ये सब किए हो मार्केटिंग में, देन आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। समझ गए। तो अभी चले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम मतलब उसका पैटर्न क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, यहाँ पे देखिए जो भी रिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। जो भी रिजर्वेशन मिलता है SC ST या फिर OBC या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, वो सब रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, उसका चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ओके, तो बिफोर अप्लाइंग आपको क्या करना है, इसका जो नोटिफिकेशन है इसको अच्छे से आपको रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। और कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाकर कल अपलोड कर दूंगा, तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया है। यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है हमारा रीजनिंग और तीसरा है हमारा जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे 25 मार्क्स मिलेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए रीजनिंग के लिए आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको पूरा फुल 50 मार्क्स यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे 50 मार्क्स दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे कितना टाइम ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है इंग्लिश के लिए या फिर रीजनिंग के लिए, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब 40 यहाँ पे 120 मिनट्स आपको मिलने वाला है। समझ गए मेरे बात। और यहाँ पे क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। ओके, तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए या फिर यहाँ पे जितना सारा पोस्ट लिखा गया है, इनके लिए यहाँ पे आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। रीजनिंग में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे 50 मार्क्स दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ एग्जाम मतलब, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। रीजनिंग आपको इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको टोटल 120 मिनट्स देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे ईच सब्जेक्ट में आपको 40 मिनट्स दिया जाएगा। समझ गए मेरे बात। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपका मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया है। यहाँ पे देखिए मेन एग्जाम फॉर लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पे जितना सारा पोस्ट दिया गया है उनके लिए यहाँ पे क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है मेन एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल नॉलेज में आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसके लिए आपको यहाँ पे 60 मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम और यहाँ पे जो आपका एग्जाम लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा और यहाँ पे आपको टोटल 45 मिनट्स मिलेगा। ओके, और क्या है यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी। ओके, तो राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पे मेन एग्जाम में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे आपको 45 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव। ओके,
तो यहाँ पे आपको 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल 60 मार्क्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाला है और यहाँ पे आपको 30 मिनट्स मतलब टोटल आपको यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में 60 मिनट्स देखने को मिलेगा, मतलब 60 मिनट्स दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ये एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपका एग्जाम पैटर्न। ओके, तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, आपका मेन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वो सब मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर दिया। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे कितना लगने वाला है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर देते हो तो यहाँ पे 1/4 मतलब 1/4 यानी कि 4 गलत करते हो देन आपका यहाँ पे 1 मार्क काट दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/4 या फिर 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एप्लीकेशन फी है वो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज रखा गया है, जबकि फॉर ऑल अदर्स कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपया रखा गया है। मतलब अगर आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से हो देन आपको यहाँ पे 850 रुपीज देना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से हो मतलब अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हो देन आपको यहाँ पे 175 रुपीज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे यानी कि 19 नंबर या फिर 20 नंबर पेज पर आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको एनेक्सर 1 देखने को मिल जाएगा, और इस एनेक्सर 1 में आपको डिटेल्स में आपका जो पोस्ट वाइज वैकेंसी मतलब किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है वो सब आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे किस बैंक की तरफ से कितना वैकेंसी निकाला गया है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है और किस बैंक की तरफ से निकाला गया है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एनेक्सर 22 यानी कि 22 नंबर पेज पर आपको एनेक्सर 2 देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स यानी कि किस स्टेट में कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहा है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे आपका मेन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रखा गया है वो सब आपको स्टेट वाइज सिटी वाइज यहाँ पे आपको दे दिया गया है। आप यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज था, मैं आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो बिफोर अप्लाइंग आपको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है बिफोर अप्लाइंग। सो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।